अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस पे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बज़रिया अखबार इश्तिहार तलब किया है। अदालत ने करार दिया है कि नवाज शरीफ की बज़रिया इश्तिहार तलबी का तमाम जो खर्चा है ये वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इश्तिहारात की रकम 2 रोज़ में जमा कराने का भी हुक्म दिया है। आपको ये हम बताएं कि गुज़श्ता समात पर अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये कहा था कि मुल्जिम नवाज शरीफ हुकूमत और आवाम को धोखा देकर चला गया है। मुल्जिम तो लंदन में बैठकर हुकूमत और आवाम पर हंसता होगा, नहायत ही शर्मिंदगी का मकाम है। एक तरफ नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ और लीगी क़यादत के खिलाफ मुकदमे के अंदराज का मामला हुकूमत के लिए अब दर्द सर बन चुका है। हुकूमती वज़रात तमाम तर वजाहतों के बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये बावर करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं कि उनका इस FIR से कोई ताल्लुक नहीं है। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो गद्दार और इंडियन एजेंट कह रहे थे वो सारे गायब हैं। कहा गया कि मुकदमा दर्ज होने का वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था, वो नाराज़ हुए हैं। पर्चा कटने पर वज़ीर आज़म को तो कुछ पता ही नहीं है। वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं कि मईशत तबाह हो गई। पहले गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे, अब कह रहे हैं कि हुकूमत का इसमें कोई अमल दखली नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है ताकि मैं भी अप्लाई करूँ? वज़ीर आज़म रहने के बाद भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि मुझे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दिया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने बराह रास्त वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि शादरे के पर्चे का इमरान खान ने ही दर्ज करवाया है, इमरान खान से ही इसका ताल्लुक है, यही हकीकत है। काबीना के इजलास में अवाम की तकालीफ नहीं, पर्चों की बात होती है। खुला चैलेंज है, इमरान खान समेत सारी काबीना इस पर्चे की मुद्दई बने, खुली अदालत में ये मुकदमा चलाया जाए ताकि पता चले कि मोदी की मदद करने वाला कौन है। नाजरीन, एक तरफ FIR के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है हुकूमत की तरफ से, जिस पर सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 सितंबर 2020 को सदर मुमलिकत की जानिब से जज़ायर से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2020 के मुताबिक टेरिटोरियल वाटर्स एंड मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 के ज़ेरे इंतज़ाम साहिली इलाके जो हैं ये वफाक की मलकियत होंगे। सिंध के बंडाल और बड्डू समेत तमाम जज़ायर की मालिक जो है ये वफाकी हुकूमत होगी, लेकिन सिंध हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दिया है और वफाकी हुकूमत से कहा है कि ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रूक नसीम साहब आपका। बड़े अहम मामलात हैं जो डिस्कस करने हैं, बारी बारी मैं बात करती हूँ आपसे। सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि जिस तरीके से नवाज शरीफ की सेहत के मामलात आप जानते हैं 3-4 हफ्ते पहले तक डिस्कस हो रहे थे, बीमार हैं नहीं बीमार हैं, अब उसी तरह उनकी सियासी एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। ये मामलात ज़ेरे बहस है। इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि यह शख्स जो है पूरे सिस्टम को धोखा देकर चला गया है। ये तो वहाँ बैठकर हंसता होगा कि कैसे मैं वहाँ से आ गया और किसी को पता ही नहीं चला। तो सवाल मेरा ये है कि क्या बरतानिया जैसे मुल्क में ऐसे कवानीन की इजाज़त है कि वहाँ से मुल्जिम को लाकर दोबारा जो है ना वो तहवील में दे दिया जाए, इवन दो कोई सियासी केस नहीं है, वो पॉलिटिकल कैदी नहीं है, इसके बावजूद वो डिफेंस में नहीं अपना इज़ारा इसमें दे सकते? तो कितना मुश्किल है विफाक के लिए उनको लेके आना बरतानिया से? सर देखिए, थैंक यू वेरी मच। पहले तो पाकिस्तान की बरतानिया के साथ आपको जैसे पता है कि कोई एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी तो नहीं है। हाँ। लेकिन बरतानिया जो है वो फ्रॉम केस टू केस एक्सट्रेडिशन के मुआहदे और MOUs करता है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नवाज शरीफ साहब जो गए हैं तो वो कोई सियासी केस तो था नहीं उनके खिलाफ। हाँ। पनामा लीक्स हुई जो इंटरनेशनल पनामा लीक्स थी जिसका ताल्लुक ना पाकिस्तान से था और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब खुद थे, और उसके अंदर जितनी भी इंक्वायरी हुई जो JIT बनी वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आप सबके सामने हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेयरिंग दी, फिर 5 की बेंच थी, दो हजरात ने कहा कि नहीं ये तो डिस्क्वालीफाई हो गए, और 3 जज हजरात ने ये फरमाया कि नहीं इसकी मज़ीद एक JIT बने और एक रिपोर्ट आए। फिर रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के बाद
हेयरिंग डिटेल्ड होती है और फिर फैसला ये आता है कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालिफाइड है। हाँ। लेकिन उनकी क्रिमिनलिटी का जितना का जो मामला है वो नैब की जो अकाउंटेबिलिटी कोर्टें हैं वो देखेंगी। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो एक ट्रायल करती है और ट्रायल में दो केसेस थे। एक जज अरशद मलिक वाला था, मैं नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में कंट्रोवर्सी आई। हाँ। उसके अंदर उनको कन्विक्शन होती है और वो कन्विक्शन के बाद उसकी वो कॉन्विक्ट भी हो जाते हैं, साथ साथ सिर्फ डिस्क्वालिफाइड नहीं होते। उसकी वो अपील करते हैं और बाद में आप ये समझिए कि एक तो अरशद मलिक साहब का एक स्कैंडल आता है। हाँ। उस अरशद मलिक साहब के स्कैंडल पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट एक सुओ मोटो एक्शन लेता है। हाँ। और सुओ मोटो एक्शन लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अरशद मलिक का जो भी स्कैंडल हुआ है तो नवाज शरीफ की जो सज़ा है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं हो जाती। हाँ। और वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ ये अपील पेंडिंग है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये देखेगी कि क्या उन तमाम एलिगेशन से क्या नवाज शरीफ साहब के कन्विक्शन पर कोई असर पड़ा। हाँ। क्या नवाज शरीफ साहब को अक्यूज़ को कोई प्रेजुडिस कॉज हुई। हाँ। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें करना अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाकी था कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत अलील पड़ गए, बीमार हो गए। और वो तमाम की तमाम जो रिपोर्ट्स आई उस वक्त, वो रिपोर्ट्स यही थी कि बहुत ही बुरा हाल है और खुदा न खास्ता किसी दिन कुछ हो जाएगा। हाँ। और पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। सो मच सो कि हर किस्म का डॉक्टर हर एक ने ये रिपोर्ट दी। और फिर उनको जो जाने का जब फैसला हुआ तो कैबिनेट ने तो यही इस पे कंडीशन लगाई, हमारी ECL की कमेटी ने भी कंडीशन लगाई कि कोई 7.5-8 अरब का एक परफॉर्मेंस बॉन्ड था या इंडेमनिटी बॉन्ड था, यानी एक गारंटी थी 7-8 अरब की, वो उनसे ली जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने दानिश में कहा नहीं जी आप गारंटी नहीं लें, ऐसे ही जाने दें। अब नेचुरली अब लाहौर हाई कोर्ट इसी तराजू में एक मेरा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये, एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसका भी आप जिक्र करने वाले थे कि उन्होंने जिसमें शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग है, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब जो है ना उन्होंने ट्रैवल किया, उनको इजाजत मिली। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले भी हम सबके सामने हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या फॉरेन ऑफिस, लॉ मिनिस्ट्री आप इन तमाम केसेस को बुनियाद बनाते हैं? फिर वो वारंट भी उन्होंने रिसीव नहीं किए। फिर जस्टिस साकिब निसार साहब का वो फैसला जिसमें उन्होंने कहा था कि भी वो पार्टी को हेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं लंदन से बैठ के बड़ी बड़ी तकरीरें भी हो रही हैं, वो पार्टी को हेड भी कर रहे हैं। ये एक अलग ऑफेंस लग सकता है, ये एक अलग तौहीन अदालत लग सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर अगर आप केस बरतानिया की अदालतों में पेश करते हैं तो कितनी वेटेज मिलेगी, वहां पर कितनी इंपॉर्टेंस मिल सकती है आपके ख्याल में, अगर इन तमाम बातों को मद्देनजर रखा जाए जी कि वहां तो ये अदालतों की तस्दीक करें और ये यहाँ बैठे हुए हैं? बिल्कुल सही, आपके ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सही हैं। देखिए यहाँ दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि नवाज शरीफ के साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सियासी केस नहीं था। सेकेंडली नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए अदालती ऑर्डर्स के वायलेशन बिल्कुल सामने सामने आपकी है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग है या शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग है, या नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर्स वहाँ लंदन के हैं वो ये लिख के दे दें कि नहीं जी वो तो बहुत बीमार हैं और ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन वो कैसे ये लिख के दें? नवाज शरीफ साहब तो मेरे ख्याल में अब बिल्कुल सेहतमंद हैं और बाकायदा पार्टी को लीड कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वायलेशन है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जब इंग्लैंड की अदालतों में जाएंगी तो इंग्लैंड की अदालतों का मैं एक बेसिक उसूल बताऊं कि वो पाकिस्तान की अदालतों का बड़ा एहतराम करती है, जिस तरह पाकिस्तान की अदालतें इंग्लैंड की अदालतों का बहुत एहतराम करती हैं। तो ये एक रेसिप्रोसिटी इनमें बड़ी है। और पाकिस्तान की अदालत का कोई ऑर्डर हो, उसके कोई कंटेम्प्ट हो, उसकी वायलेशन हो और उसकी कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स हो, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगर नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहे, जो कि लाना चाहती है, तो वो उस अमल में उन ऑर्डर्स का एक बड़ा ही फाल रोल होगा। और वो ऑर्डर्स जो है वो जब बरतानिया की सरकार के पास, उनकी एग्जीक्यूटिव के पास, उनकी जुडिशरी के पास जब ये तमाम ऑर्डर्स जाएंगे तो फिर ये नवाज शरीफ साहब के लिए एक डिफेंड करना उसको मुश्किल हो जाएगा, इंग्लैंड में काफ़ी मुश्किल पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं फ़ारूक साहब, अभी जो गद्दारी के, बगावत के जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म शामिल हैं, वज़ीर दिफ़ा शामिल हैं, वफाकी वज़रा शामिल हैं, फिर 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो अहम ओहदों पर फाइज रहे, उन पर भी गद्दारी के मुकदमात, फिर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म पर को भी सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया गया। क्वेश्चन तो बिल्कुल ये अपोजिशन सही उठा रही है कि कश्मीर का जो मौक़िफ़ हम दुनिया में अपना रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, कहा यह जा रहा है, कानूनी माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि इन मुकदमात में जो दफ़ात लगाई गई हैं वो विफाक या प्रोविंशियल हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर नहीं लगाई जा सकती। अगर मान लिया जाए विफाक इन्वॉल्व नहीं है, पंजाब इन्वॉल्व नहीं है, तो जिन्होंने FIR दर्ज की क्या उनको नहीं पता? उन्होंने किसी से इजाज़त नहीं ली? कैसे इतने सीरियस आप इल्ज़ामात की बुनियाद पर जो है ना इस तरह के मुकदमात काट सकते हैं? अच्छा, मैं गुजारिश करूं कि ये बहस दूसरी तरफ चल पड़ी और लॉजिकल बहस नहीं चल रही। इस मामले में बहस होनी चाहिए और अच्छी बात है कि बहस हो रही है। हाँ। देखिए, ये FIR 2 तरह की होती हैं। एक तो FIR स्टेट की FIR होती है, स्टेट FIR काटती है, यानी खुदा न खास्ता कोई जा रहा है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया और उस क्राइम के एवज़ जो है स्टेट FIR काट देती है। हाँ। खुदा न खास्ता कोई कत्ल हो गया या कोई जुर्म ऐसा हो गया या मारपीट हो गई, स्टेट उसमें कंप्लेनेंट होती है, यानी वो स्टेट की FIR होती है और स्टेट जब चाहे वो FIR वापस ले सकती है। दूसरी FIR होती है जब कोई प्राइवेट आदमी, कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट, कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान या कोई इंडिविजुअल वो किसी पुलिस स्टेशन में जाए और वो उससे पुलिस के SHO से या जो भी हेड है पुलिस स्टेशन का, उससे क्या है कि जी ये एक मेरी कंप्लेंट है, ये मेरे एलिगेशंस हैं, अच्छा, आप इस पे FIR काटें, और वो FIR कट जाती है। अच्छा, सही कटी, गलत कटी, जायज़ कटी, नाजायज़ कटी, ट्रूथ थी, फॉल्सिटी थी, इसके यानी ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। स्टेट की FIR स्टेट खुद बआसानी उसको वापस ले लेती है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल FIR काटे तो स्टेट उसको इस तरह वापस नहीं ले सकती। उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, इंक्वायरी होती है और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद वो FIR या तो बंद कर दी जाती है या उस पर कार्रवाई मज़ीद होती है। तो यहाँ पे जो ये डिस्कशन बाज़ लोग कर रहे हैं कि जनाब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए FIR वापस ले लें, हाँ। गवर्नमेंट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है वो FIR वापस लेने का। ये क्योंकि एक प्राइवेट सिटीज़न की, चाहे वो PTI का कोई रुकन था या रुकन नहीं था, उसने यानी किसी स्टेट ने या किसी XYZ एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी ने ये FIR नहीं कटवाई। मतलब कि जिसने कटवाई है बदर बशीर वही वापस ले सकता है एक प्रोसेस के तहत, राइट? या तो वो वापस ले सकता है या पुलिस जो इंक्वायरी करे, और उसको करना चाहिए, इंक्वायरी करके उसको फाइल कर दे, यानी उसको दाखिले दफ्तर करके ख़त्म कर दे, या उस पर कार्रवाई आगे करे। तो ये एक बहस जो है कि जी स्टेट जो है उसने ये FIR काटी। देखें, स्टेट की अगर कोई FIR होती इस तरह की तो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पंजाब की लॉ मिनिस्ट्री हो या इंटीरियर मिनिस्ट्री हो या फेडरेशन की इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, उन तमाम का एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता, कोई लिखत पढ़त होती या कोई चीज़ होती। ये एक प्राइवेट शख्स ने जाके, लेकिन लोगों का बड़ा इश्तियाल आया है। मैं आपको बताऊं किस चीज़ पे इश्तियाल आया है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो 2 बातें करते हैं। पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की अफवाज, ये हमारे 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। देखिए, ये 2 ही इंस्टीट्यूशंस अब बचे हैं। इन पे अगर कोई शख्स जो है वो ऑल फॉल करेगा तो फिर उसका हाल बहुत बुरा होगा। एग्जाम्पल अल्ताफ़ हुसैन की एग्जाम्पल आपके पास है। कराची के लोग एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होने की एग्जाम्पल उन्होंने सेट की कि अल्ताफ़ हुसैन ने एक बात की पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को फारिग कर दिया, बिल्कुल, यानी बानी को फारिग कर दिया। इसी तरह यहाँ नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब अगर पंजाब में गवर्नमेंट रही है PMLN की, लेकिन मैं आपको बता दूँ पंजाब की अवाम
कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा, कराची वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिंधी हमारे भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बलोच और हमारे पठान भाई, कश्मीरी भाई कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की अदलिया, ये रेड लाइंस हैं, इसको समझ लेना चाहिए हमारे तमाम पॉलिटिशियंस को। कोई पाकिस्तानी इन इंस्टीट्यूशंस पे, कोई चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगा दे, कोई किसी जज पे इल्जाम लगा दे, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा, कल से तकवीयत इसलिए ज्यादा मिल रही है। फरोग नसीम साहब, वो साबिक DGFIA बशीर बेमन का इंटरव्यू आपने सुना होगा, कल से बड़ी उसकी बाज़गश्त हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक आला सतह इजलास में दफ्तर में बुलाकर कहा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और इनका जो मीडिया सेल है और मुस्लिम लीग नून के लोग, इन पर मुकदमात जो है ना वो काटो, मुकदमात बनाओ, ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 लगाओ। तो कल से इस इंटरव्यू के बाद ये तासुर ज़्यादा मिल रहा है। अब ये एक अलग बहस है, वो FIA के जो साबिक DG हैं उनकी बातें दुरुस्त हैं या गलत हैं, लेकिन तासुर इसको तकवीत मिल रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वज़ीर आज़म बुलाकर ये बातें करें। देखिए सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई किसी को रोक नहीं सकता कि कोई भी बात कर दे, लेकिन अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसको एक बुनियादी इतनी शऊर होना चाहिए कि आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट जो है जब वो ऑथराइज करेगी तब किसी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनेगा, और DGFIA की ज़रूरत नहीं है आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने के लिए। मुशर्रफ साहब का जो जजमेंट है, जो फुल बेंच लाहौर का है, जो उन्होंने कल अदम किया, तमाम आर्टिकल 6 की कार्रवाई को इसलिए किया, वन ऑफ द रीजंस के फेडरल कैबिनेट में की इसमें कोई अप्रूवल नहीं थी। तो अगर कोई ये कहता है कि इमरान खान ने DGFIA को बुला के ये कहा कि तुम आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो नवाज शरीफ पे बनाओ, ये बिल्कुल गलत, झूठी, लगव बात है। इसकी कोई सैंक्टिटी ना है, ना हो सकती है। इमरान खान जो है अगर वो उसको आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना हो, वो कैबिनेट में रखे और मुकदमा बन जाएगा, उसको जरूरत नहीं है DGFIA को बुला के कहने की। कल से ऑपोजिशन इस पॉइंट को बहुत ज्यादा रेस कर रही है, उठा रही है। मतलब देखें, किसी कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर बात करें, लोग समझे, अच्छी बात है, डिस्कशन होना चाहिए। हमारी एक पॉलिटी जो है बड़ी वाइब्रेंट है, और मैं मीडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह मीडिया चल रही है, लेकिन थोड़ी सी तहकीक करें। एकदम से किसी की बात, किसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, किसने किस वजह से क्यों बात की, किसका क्या मोटिव है। सही। DGFIA जो साबिक हैं अब ये क्यों बात कर रहे हैं, इतने देर के बाद क्यों बात कर रहे हैं, 2 साल बाद उनको क्यों याद आई, ये तमाम चीज़ें रेलेवेंट हैं। और ये आर्टिकल 6 तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैबिनेट बनाएगी, DGFIA थोड़ी केस बनाएगा। तो कैबिनेट बनाएगी तो इमरान खान कैबिनेट को बोल देते, ये सब गलत है। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, सिंध और वफाक के दरमियान फारूक साहब जो मामला चल रहा है, सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर जो जज़ायर हैं वहाँ पर शहर बसाना है, इसके लिए अथॉरिटी कायम की गई है। 2 सितंबर 2020 को सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। सिंध अब इसको बिल्कुल अपोज कर रही है, वो कह रहे हैं सिंध की मलकियत है, वफाक कैसे इस पर अपना जो है ना वो हक जता सकती है। तो एक नया लड़ाई, कभी कराची पैकेज पर लड़ाई हो जाती है, कभी नालों पर लड़ाई हो जाती है वफाक की, ये क्या मामला है सारा? देखिए, हमारी शरीयत में वो ये कहते हैं कि जब भी आपस में बातचीत करो तो कोशिश करो कि लिखत पढ़त से बात करो, ताकि तुम एक दूसरे को रिमाइंड करो कि तुमने आपस में क्या चीज़ तय की। ये 6 जुलाई 2020 का लेटर है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये लेटर जो है, ये लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट है, इजाज़ हुसैन बलोच सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की परमिशन के बाद, देखिए ये तमाम जो ये लैंड था ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी का था। अच्छा। पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है वो फेडरल एंटिटी है, वो कोई प्रोविंशियल एंटिटी नहीं है। ये भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के जो बानी हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी को ये बुद्धो बंडल आइलैंड जो था ये दिया। हाँ। और पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने इतने अरसे की बाद रखने के बाद ये आपस में एक डिस्कशन हुआ, ये तय हुआ कि इसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन शायद पोर्ट कासिम अथॉरिटी नहीं कर पाएगी, इसके लिए एक नई फेडरल एंटिटी की ज़रूरत है। सही। तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने वो लैंड बुद्धो बंडल आइलैंड अथॉरिटी को नहीं दे दी, वो वापस की गवर्नमेंट ऑफ सिंध को।
गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फिर ये 6 जुलाई 2020 का लेटर लिखा और इस लेटर में ये लिखा है, ये सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न को लेटर लिखा, परमिशन दी और ये कहा कि जी ये बिल्कुल ये लैंड जो है या आप फेडरल गवर्नमेंट के इस्तेमाल में, ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एट बंडल आइलैंड डेवलपमेंट, तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये कहेगी कि हमारी परमिशन नहीं थी तो मेरी बात समझ में नहीं आती। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब मेरे साथ थे। मुझे नाज़रीन एक ब्रेक लेनी, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में कहीं नवाज शरीफ की तकरीरों की गूंज है, तो कहीं PDM के इत्तेहाद की, तो कहीं जो गद्दारी के, बगावत के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, अपोजिशन इस पर सरापा एहतजाज है। ये हुकूमत के लिए एक दर्द सर बना हुआ है ये मामला। मैं बात करूँगी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, नवाज शरीफ साहब जैसे ही सियासत में एक्टिव हुए हैं, मरियम नवाज एक्टिव हुई हैं, तो लगता है एक सियासी सूरत बड़ी बदलती हुई नज़र आ रही है। ख़ासकर उनकी वो तकरीर जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को निशाना बनाया, बड़ी तनकीद की, कहा जी हमने हुकूमत से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने अगर कोई सवाल पूछना है तो जो इस हुकूमत को लेके आए हैं उनसे सवाल पूछना है। तो क्या उसके बाद आप देखें बगावत के मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, बावजूद इसके कि हुकूमत इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, लाइल्मी का इजहार कर रही है। हुकूमत कह रही है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या PDM के जो जलसे होने जा रहे हैं राना साहब, नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक में तकरीर करेंगे? देखिए, मेरा अभी कोई फाइनल बात तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अभी हमारे अपने जो मीटिंग्स हैं उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, कल हमारी मीटिंग है तमाम MNA सेनेटर्स एंड MPs की, PMLN के, और उनको भी वो एड्रेस करेंगे। कल कोई 2:30 बजे मीटिंग है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो जो भी डायरेक्शन है उनकी तरफ से आती है। और पहले तो शहबाज साहब थे, तो जब से शहबाज साहब अंदर गए हैं, उनको अरेस्ट किया है, तो अब उन्होंने खुद ही, क्योंकि पार्टी के तो वही हैं, कायद तो वही हैं, तो वो उसमें कोई मेरा किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल बात करते हैं और अपनी पार्टी को थोड़ा मोबिलाइज कर रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं महंगाई के। और आज देखें जो एक आम आदमी है, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह लोग जिंदा रह रहे हैं। मुझे रास्ते में कोई बता रहा था, अभी मैं आ रहा था इस्लामाबाद से, कि टमाटर पता नहीं कितने 250 रुपए किलो हो गया है, चीनी 110 रुपए है। राना साहब वो बातें बिल्कुल ठीक है। राना साहब, जिस तरह लंदन में बैठ के नवाज शरीफ साहब पार्टी को हेड कर रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं, आप लोग उनकी सदारत में जो है वो इजलासों को अटेंड कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले फ़ारूक नसीम साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उनके साथ भी ये मेरे मामला डिस्कस हुआ। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब का वो फ़ैसला, जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा भी हुई, उन्होंने कहा ये पार्टी को लीड नहीं कर सकते। तो आप पार्टी को लीड भी कर रहे हैं, उनकी सदारत में आप लोग जो है ना उनके इजलास भी अटेंड कर रहे हैं। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। राना तनवीर साहब, देखिए शाजिया, मैं आपको बताऊं कि वो जो जजमेंट है वो ये इतनी है कि वो कोई ऑफिस बेरर नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट वो नहीं बन सकते। तो आपको याद होगा जब ये आया तो हमने एक लॉ में अमेंडमेंट की और उसके बाद फिर उनको प्रेसिडेंट बना दिया। तो फिर उसके बाद फिर ये आया कि नहीं, ये नहीं हो सकते। तो वो उनके पास कोई ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, ना वो प्रेसिडेंट है, ना कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन लुबे-लुबाब ये था कि एक मुजरिम जो है वो पार्टी को लीड भी नहीं कर सकता। जाहिर है सजा के बाद तो वो मुजरिम हुए ना। ये लुबे-लुबाब नहीं था, लीड नहीं कर सकते कि वो सियासत छोड़ देंगे और बैठ जाएंगे, बात नहीं कर सकेंगे या कोई राय नहीं अपनी दे सकेंगे। ये मैं नहीं समझता कि ये उसकी स्पिरिट थी या उसकी इंटरप्रिटेशन है उस जजमेंट की। अगर ऐसी बात है तो वो कंटेम्प्ट मूव कर दें। मेरा बड़ा आसान काम है कि सारे हमारे PMLN उधर सुप्रीम कोर्ट बुला ले और वो कंटेम्प्ट में, ये तो इनके लिए बड़ी अच्छी बात है
कि देखें जी ये आपकी जजमेंट है और इसकी इन्होंने कंटेम्प्ट की है आपकी, हाँ। और वायलेशन किया है, तो हमारे सारी, क्योंकि जब सीईसी की मीटिंग थी या वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी या भी हमारी पार्लियामानी पार्टीज प्रोविंशियल और नेशनल हो रही हैं, तो ये तो बड़ा आसान है, फिर सारी पार्टी को बुला लें, इसमें क्या है, फरोख नसीम साहब जल्दी करें। लेकिन मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है कि वो पार्टी का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। राना साहब, मौलाना साहब की आज मरीम नवाज से भी मुलाकात हुई। क्या नून लीग ये चाहती है कि पीडीएम की जो सरबराही है ये मौलाना के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि पीडीएम की जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं अपोजिशन की और जो उनको इस पे इख्तलाफ है, वो कहते हैं रोटेशन होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? पीडीएम में जो भी होगा सिस्टम जो, जी बिल्कुल, पहली जो सदारत है वो इस वक्त मौलाना साहब को दी है, क्योंकि मौलाना साहब ने बड़ी एफर्ट की और मौलाना साहब ने पीछे भी उनको तजर्बा भी बड़ा है। वो जो उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया और इस्लामाबाद में कोई 4-5 रोज़ धरना भी दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैसला है कि मौलाना साहब के उस तजर्बा से फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि ये जो हमारी मूवमेंट है वो हेडिंग टूवर्ड्स देश के लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद जाएंगे जनवरी में, तो ये मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन पीडीएम में फैसले होने हैं, कुछ ऑफिस बेरर भी बनने हैं, तो हमारे पास वैसे भी शहबाज साहब अरेस्ट हो गए थे, तो अब उस सीनियरिटी का बंदा पीछे तो कोई भी नहीं है, या मियाँ साहब तो लंदन में है और शहबाज साहब अरेस्ट हैं, पीछे जो हम लोग हैं, तो उसमें तो मेरा हाल है मौलाना साहब सीनियर आदमी हैं, बिलावल साहब भी पार्टी के चेयरमैन ज़रूर हैं, लेकिन किसी वजह रोटेशन में उनको भी बारी मिल सकती है, तो ये मेरा हाल है बेहतर फैसला। क्या वो मौलाना के साथ जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे नून लीग के वो ख़त्म हो गए हैं? पिछले साल जब उन्होंने धरना दिया तो नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मदारिस के बच्चों को लाकर, मदारिस से लोग लाकर ये जो है ना वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, मज़हब की बुनियाद पर सियासत कर रहे हैं, तो हम तो इसमें शरीक नहीं हो रहे हैं। मौलाना को भी आपसे काफ़ी नाराज़गियाँ थी पीपल्स पार्टी से और नून लीग से। आपको नहीं लगता कि मौलाना की तो स्ट्रीट पावर ही मदारिस हैं, मदारिस के बच्चे हैं, मदारिस के लोग हैं? शाजिया, मैं फिर कहूँगा कि हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। मैं बिल्कुल आपको वाज़ह बता रहा हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात हमारा ये एक थोड़ा सा था पॉइंट जब मौलाना साहब ने हमें बताया, लेकिन हमने पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि उन्होंने इंडिविजुअली अपना एक फ़ैसला कर लिया अपनी पार्टी में बैठ के कि ये मैंने काम करना है, और फिर डेरा इस्माइल खान या कहाँ से उन्होंने जलसा किया, मिलियन मार्च का जो कहते थे, या जलसे जो उन्होंने किए कोयटा, सबको मोबिलाइज किया। जब उन्होंने सारे जलसे कर लिए 8 या 9, तो उस वक्त हमारे पास आया कि ये मेरा, और डेट भी अनाउंस कर दिए, इफ़ यू रिमेंबर, डेट भी अनाउंस कर दी। तो उस जब डेट अनाउंस करके हमारे पास आए तो उसमें सिर्फ टाइम था हार्डली 20-25 डेज़ का। तो हमने ये ज़रूर कहा कि अगर आपने ये काम करना था मुकम्मल तौर पे अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन के साथ, तो फिर आपको हमारे साथ पहले मशवरा करना चाहिए था, ताकि हम कोई इकट्ठे मिल के इसको करते। अब आप आए हैं कि मेरे साथ साथ दें या तामन करें, तो उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने वर्कर्स को या सारी पार्टी को मोबिलाइज कर सकें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये गद्दारी और बगावत के मुकदमात जो हैं, अब हुकूमत तो बार बार इस पर जो है ना वो अपना मौक़िफ़ दे रही है। वज़रा भी कह रहे हैं वज़ीर आज़म को पता नहीं था, उनको तो नहीं, वो तो लाइल्म है, उन्होंने तो नाराज़गी का इजहार किया है, नापसंदीदगी का इजहार किया। आप क्यों ज़िद पर आप लोग जो है ना वो अड़े हुए हैं कि नहीं ये हुकूमत नहीं करवाया है, ये वज़ीर आज़म नहीं करवाया, वज़ीर आज़म ही करा सकते हैं? ये वो तो बार बार कह रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं, हमने तो नहीं करवाया। अगर हुकूमत को नहीं पता, ये FIR आम FIR नहीं है, आपको पता है जिस तरह की ये FIR है, जो दफात हैं उसमें जो सेक्शन लगे हैं या जो लोग हैं उसमें जो नामजद किए गए हैं, ये आप अपने आप बताएं खुद ही कि ये हो सकता है अगर ये दो इसके हैं, या एक तो ये है कि मैंने भी फरूक नसीम साहब से ये सवाल किया था, वो कह रहे थे कोई शहरी जाहिर है कोई बर्दाश्त हुई है, कंडेम कह रहे हैं। मैंने भी फरूक नसीम साहब से ये पूछा था, राणा साहब कह रहे हैं कोई भी शहरी जाकर ये दर्ज करवा सकता है मुकदमात, क्योंकि कोई शहरी ये नहीं चाहेगा कि उसकी फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल की जाए या दिया को तनकीद का निशाना बनाया जाए। कोई भी शहरी जाकर, मेरी शादियाँ यहाँ तक कोई आदमी, मुझे पता थाना कल्चर का, कोई आदमी धक्के खाता रहता है एक FIR मामूली सी दर्ज कराने में, तो इतनी बड़ी FIR
किसी पुलिस वाले ने खुद ही कर ली, एक शहरी गया सही। है, वो भी शहरी जो है वो आपको पता है किस किस्म का शहरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात ना करें। अगर यही बात है कि उनको पता ही नहीं है, यहाँ तो ये होता है कि अगर किसी MNA MPA के खिलाफ कोई केस दर्ज होना है तो ऊपर से पूछा जाता है, टॉप। अगर MNA को होना है तो ऊपर से पूछा जाता है, अगर MPA को होना है तो चीफ मिनिस्टर तक बात जाती है कि ये हम करने लगे हैं, या करें या ना करें। तो ये मैं आपको बताऊं, ये किसको कह रहे हैं? हमने 35 साल यहाँ हमारी गवर्नमेंटें की है कि और देखी है, हमारे सारा दिन यही काम होता है मेरा या सारे जो कंस्टिट्यूएंसी में। लेकिन मुझे ये बताएं, दूसरा मेरा ये इशू है पॉइंट, अगर इनको नहीं पता हर चीज का, खान साहब को यही पता चलता है कि टीवी से डॉलर की उसकी कीमत बढ़ जाए तो वो रिपीट डी वैल्यू हो जाए तो ये कहते हैं कि मुझे टीवी से पता चला है। आपको पता होगा हर बात का अगर टीवी से इनको पता चलता है तो फिर इनको छोड़ देना चाहिए, फिर क्यों चमड़े हुए हैं उसको खाम उस आफत। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ जो गुज़श्ता रोज़ बल्दियाती इदारे के मामलात और इख्तियारात में वफाकी हुकूमत की बेजा मुदाखलत को बुनियाद बनाते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे, उनके इस्तीफ़े पर आज इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ लगाते हुए कहा है कि मेयर इस्लामाबाद ने ICT एक्ट के बरखिलाफ इस्तीफ़ा भिजवाया, क्योंकि मेयर इस्लामाबाद ने इस्तीफ़े के लिए मुतल्लिका जो तरीक़ाकार है वो नहीं अपनाया और अपना इस्तीफ़ा बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया, जबकि कानून और कायदे के मुताबिक उनको चीफ ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट को इस्तीफ़ा भिजवाना था। लिहाजा मेयर इस्लामाबाद चीफ ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट को अपना इस्तीफ़ा इरसाल करे और वजारत दाखिला इसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल करेगा। मेयर इस्लामाबाद का अपने इस्तीफ़ा देने के बाद ये कहना था कि उनसे तमाम इख्तियारात लेकर उन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया था। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास फंड्स थे मगर वफाकी हुकूमत ने फंड्स रिलीज़ नहीं किए। तमाम महकमे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहरियों की खिदमत नहीं कर सकती तो बेहतर है कि ओहदा छोड़ दिया जाए। मेयर इस्लामाबाद का अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने से 4 महीने पहले अपना इस्तीफ़ा देते हुए ये कहना था कि वो नैब के 2 रेफरेंसेस, ऑडिट्स और इंक्वायरियों से क्लियरेंस के बाद मुस्ताफ़ी हुए हैं। आपको हम यहाँ पे ये भी बताएं कि वफाकी हुकूमत ने इसी साल 17 मई को मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर को मुअत्तल कर दिया था, जिस पर उन्होंने हुकूमत का जो फैसला था इसको अदालत लेकर गए, वहाँ चैलेंज किया और अदालत ने उनकी मुअत्तली का हुक्मनामा इसको मुअत्तल कर दिया था। जबकि चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को इख्तियारात ना देने के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि अगर इन्हें आइनी और इंतज़ामी उमूर में रहनुमाई के तौर पर सामने रखा जाए तो बहुत सी पेचीदगियाँ हैं जिनसे बचा जा सकता है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बल्दियाती इख्तियारात सूबाई या वफाकी हुकूमत को देना आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी है और मकामी हुकूमतों का होना किसी की चॉइस नहीं है, ये आईनी ज़रूरत है। हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान में इख्तियारात की तकसीम की रूह को या तो समझा ही नहीं गया या फिर जानबूझकर इसको नज़रअंदाज किया गया है। वफाक में जिस पार्टी की हुकूमत होती है, इससे सूबों की दीगर सियासी पार्टियां ये गिला करती नजर आती हैं कि वह सूबे के जो इख्तियारात हैं और ख़ुद मुख्तारी है इसका पूरी तरह से एहतराम नहीं करती, जबकि यही शिकवा करने वाली सूबाई हुकूमतों से बाज़ हल्के ये गिला करते हुए नजर आते हैं कि वो या तो लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम से बचने की कोशिश करती हैं या फिर उन्हें इख्तियारात ही नहीं देना चाहती, देती नहीं हैं। बल्दियाती या मकामी हुकूमतों के निज़ाम को दुनिया भर के जमहूरियत पसंद ममालिक में बहुत अहम समझा जाता है, क्योंकि इस निज़ाम के तहत मकामी सतह के मसाइल हल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है और जो सियासी जमातें इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाते नहीं थकती। जब इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के बाद उन्हें उज़रदारियाँ जमा करवाने का कहता है तो पूरे मुल्क से
सिर्फ 299 उज़रदारियाँ जो है ना वो मौसूल होती है, जिनमें से 210 कौमी और सूबाई हलकों की पटिशन्स के फैसले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जो है ना वो कर दिए हैं। धांधली का सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाली नून लीग की तरफ से कौमी असम्बली के सिर्फ 15 हलकों पर उज़रदारियाँ जमा करवाई गई, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से 9 और हुक्मरान सियासी पार्टी PTI की तरफ से सबसे ज़्यादा 23 कौमी असम्बली के हलकों पर उज़रदारियाँ जमा करवाई गई हैं। सवाल ये है कि इसको इख्तियारात की रस्साकशी और वसाइल की गैर मतवाजन मुंतकली समझा जाए या फिर कुछ और। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इख्तियारात का मसला है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बल्दियाती इख्तियारात जो हैं ये सबके सामने है। और सिंध के बल्दियात की आइनी मुद्दत को मुकम्मल हुए हम सब जानते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। अदालती अहकामात के बावजूद सूबाई हुकूमतें अपने अपने सूबों में बल्दियाती इलेक्शन जो है ना ये वक्त पर करवाती नज़र नहीं आ रही हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, आज मैं आपका आर्टिकल भी पढ़ रही थी बल्दियाती इदारों के ऊपर, मकामी हुकूमतों के ऊपर। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में कामयाब जो मकामी हुकूमतों का क़याम है यही जमहूरियत की अलामत समझा जाता है। हमारे यहाँ भी अगर मकामी हुकूमतों का क़याम या बल्दियाती इदारे मजबूत हुए हैं तो वो जनरल मुशर्रफ के दौर में हुए हैं। उसके बाद भी आपको पता है अगर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो अदालतों के ज़ोर से हुए हैं, अदालतों ने कह कर इंतखाबात करवाए, अदालतों के हुक्म से हुए हैं। अब आपको लग रहा है कि जो मुद्दत पूरी हो गई है, सूबे करवा ही नहीं रहे हैं, सिंध कह रहा है जी हमारे सेंसस दोबारा से होने चाहिए। अब सेंसस करवाना तो इतना आसान नहीं है, तो क्या लग रहा है आपको मुकर्ररा वक्त पर हो सकते हैं बल्दियाती इंतखाबात सर चारों सूबों में? असूली तौर पर जो हमें नज़र आ रहा है तो उसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने के बारे में संजीदा नहीं हैं। उस लिहाज से कि इसके अंदर बड़ा आइनी और कानूनी अबहाम पाया जा रहा है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे जो आर्टिकल 51 में तरमीम की गई थी कि जो हमारी जो सेंसस है, मर्दमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन, वो अबूरी तौर पर किया गया था। प्रोविजनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अबूरी तौर पर, जिसका मकसद सिर्फ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और जो उसके हल्के में जो बाई इलेक्शन होने थे वो वहां तक महदूद था। हाँ। उसके आगे एक लाइन नहीं लिखी गई कि लोकल गवर्नमेंट। हाँ। अब लोकल गवर्नमेंट में है के तहत उसका जिक्र नहीं किया गया, तो अब ये अबहाम इसलिए पैदा हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी इतला के मुताबिक 4 खतूत लिखे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। इसी तरह उन्होंने पार्लिमानी मिनिस्टर को भी लिखा, लॉ मिनिस्टर को भी लिखा, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को भी लिखा। उन्होंने कहा भी हमें आइनी तौर पर हमें इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं कि इसलिए कि आर्टिकल 51 के तहत जो हमें एक प्रोविजनल मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाने की जो हमें इजाज़त मिली थी, जो मजाज अथॉरिटी हमें दी गई थी, वो सिर्फ कौमी असम्बली और जनरल इलेक्शन के लिए था या सूबाई असम्बली के लिए था। अब इसमें लोकल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं है। इसलिए सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि उसमें एक बाकायदा मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये फैसला हुआ था। उस वक्त शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ। उन्होंने कहा था कि ये जो है एक 1% जो है उस पर दोबारा मर्दमशुमारी का एक नजरसानी की जाएगी। तो 1% की मर्दमशुमारी को आज 3 साल हो गए, वो नहीं की गई। इसलिए कराची में, सिंध में लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं। पिछली मर्दमशुमारी में कराची की आबादी 1.5 करोड़ जाहिर की गई, जबकि हकीकत में देखिए 2.5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है। तो इतना ज्यादा फर्क होते हुए आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं? और सेंसस अगर हुकूमत दोबारा करवाती है, ये कितने वक्त का प्रोसेस है मर्दमशुमारी करवाना? ये तकरीबन 1 साल लगेगा ना। 1 साल लगेगा। इसमें 1% की दोबारा नजरसानी करना एक तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए कहा गया था। उसमें पंजाब भी शामिल है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, बलूचिस्तान भी है। वो 1% का जो उन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएं, वो सिर्फ सिंध के लिए नहीं था, और बाकी सूबों के लिए भी था। तो इसमें सबसे बड़ी एक आइनी तौर पर जो रुकावट पैदा हो रही है वो यही पैदा हो रही है कि जब तक आप आइन के आर्टिकल 51 में या तरमीम करवाएं कि क्या इसमें लिखे लोकल गवर्नमेंट भी, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो मजाज हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने का। अब आइनी और कानूनी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन जो है बड़ी ज़िम्मा है। वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी बार बार जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, इस तमाम इदारे जितने भी हैं, कानूनी आइनी इदारे, यहाँ तक कि स्पीकर साहब ने जो मुद्दत खत्म होने से पहले ही रिजाइन कर दिया है, वो कह रहे हैं मुझे इख्तियारात नहीं दिए जा रहे थे, सारे इख्तियारात ही CDA को दिए गए थे, फंड्स थे तो भी मुझे फंड्स नहीं दिए जा रहे थे। तो इस हुकूमत का भी इकदाम कोई पिछली हुकूमतों से मुख्तलिफ नहीं लग रहा कंवर दिलशाद साहब?
ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। पहली बात यह है कि इसी तरह पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के तमाम इदारे इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद वो कालअदम करार दे दिए, मनसूख कर दिए, मुअत्तल कर दिए। उनके भी तमाम जो फंड थे अरबों रुपया वो भी मुंजमद हो गया। वो अभी तक जो है ज़ाहिर है कि अब इंतखाबात नहीं हुए लोकल गवर्नमेंट के, लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट के इदारे मुअत्तल कर दिए गए थे, कालअदम करार दे दिए गए थे। सिंध में एक नाम नेहाद एक सिस्टम चल रहा था, वसीम अख्तर साहब मेयर थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसके बारे में शदीद रिमार्क्स दिए कि वो बराए नामी चेयर मेयर थे और कोई काम नहीं किया। तो उनकी भी शिकायत ये थी कि हमें फंड रिलीज नहीं किए गए, लेकिन उन्होंने अपना वक्त पूरा कर लिया। वो पूरे 5 साल किए और उसके बाद वो घर चले गए। लेकिन अब मौजूदा हालात में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक आपका ये सेंसस के बारे में एक गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, और गजट नोटिफिकेशन नहीं हो सकता जब तक 1/3 पार्ट जो है उसका ऑडिट नहीं हो जाता। तो हमें तो नजर नहीं आ रहा कि ये लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये चीज बाकायदा आईनी और कानूनी प्रोविजन इसमें शामिल हो चुकी है, और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बार-बार खत लिखे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।